अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अफसाना मालकिन। शिवदास ने भंडार की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंक दी और आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ज़िम्मे है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं छीन लेते। मगर उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए। अब हल तोड़ दूं तो हर गुज़र न होगी, इसलिए बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। फिर घर की देखभाल करने वाला, रखने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। रो मत बेटा, भगवान की जो मर्जी थी वह हुआ, और जो मर्जी होगी वह होगा। हमारा तुम्हारा क्या अख्तियार है। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी निगाहों से भी न देख सकेगा। तुम किसी बात की फिक्र न करो। बिरजू गया तो मैं तो अभी बैठा ही हूँ। राम प्यारी और राम दुलारी दो हकीकी बहनें थीं। दोनों की शादी मथुरा और बिरजू दो हकीकी भाइयों से हुई। दोनों बहनें मैके की तरह ससुराल में भी मोहब्बत और आराम से रहने लगी। शिवदास को फुर्सत मिली। दिन भर दरवाजे पर बैठा गपशप करता, आबाद घर देखकर खुश होता। धर्म के कामों की तरफ तबीयत मायल होने लगी, लेकिन खुदा की मर्जी, बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 रोज़ हो गए। आज उसके आखिरी मरासिम से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे बहादुर की तरह कारे राज़े हयात के लिए कमर बांध ली। दिल में चाहे उसे कितना ही सदमा हुआ हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक आन के लिए उसकी आंखें डबडबा आईं, लेकिन उसने अपनी तबीयत को संभाला और भर्राई हुई आवाज़ में उसे दिलासा देने लगा। शायद उसने सोचा था कि घर की मालकिन बनकर बेवा के आंसू पोंछ जाएंगे। कम से कम उसे मेहनत तो न करनी पड़ेगी। राम प्यारी ने रिक्कत आमेज़ लहजे में कहा, यह कैसे हो सकता है दादा। तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं अब मालकिन बन बैठूं। काम धंधे में लगी रहूंगी तो दिल बहलता रहेगा। बैठे बैठे रोने के सिवा और कुछ न होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा, भगवान की मर्जी में किसी का बस नहीं। रोने धोने से हलकान होने के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो पैसों क्या काम है। कोई साधु संत आ जाए, कोई मेहमान आ पहुँचे, उसकी खातिर मदारत के लिए किसी को तो घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने हीले किए, पर शिवदास ने एक न सुने। दूसरा हिस्सा शुरू होता है। शिवदास के बाहर चले जाने के बाद मालकिन ने कुंजी उठा ली तो उसके दिल में अख्तियार और जिम्मेदारी का ज़बरदस्त एहसास पैदा हुआ। थोड़ी देर के लिए शौहर की जुदाई का सदमा उसके दिल से महू हो गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली था। उस वक्त वह बेफिक्र होकर भंडार खोल सकती थी। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या चीज़ है, यह देखने के लिए उसका दिल बेताब हो गया। उस कोठरी में वह कभी नहीं आई थी। जब किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता तो शिवदास आकर उस कोठरी को खोलता, फिर उसे बंद करके कुंजी अपने कमर में रख लेता था। राम प्यारी कभी कभी कबाड़ के दरवाज़ों से अंदर झांकती थी, मगर अंधेरे में कुछ नज़र न आता था। सारे घर के लिए वह कोठरी एक तिलिस्म या राज थी, जिसके बारे में तरह तरह के ख्यालात पैदा होते रहते थे। आज राम प्यारी को वह दरवाज़ा खोल कर देखने का मौका मिल गया। उसने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया कि उसे कोई भंडार खोलते हुए न देख ले, नहीं तो सोचेगा बेज़रूरत उसने क्यों खोला। उसका सीना धड़क रहा था। कोई दरवाज़ा न खटखटाने लगी। अंदर पाँव रखा तो उसे उसी तरह की, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी हुई जो उसे अपने कपड़े और जेवर की पिटारी को खोलने में होती थी। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूँ, जौ वगैरह सब चीज़ें रखी हुई थीं। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे जो शादी ब्याह के मौक़ों पर निकाले जाते थे या मांगे दिए जाते थे। एक जगह मालगुजारी की रसीदें और लेन देन के कागजात रखे हुए थे। कोठरी पर शान व शौकत छाई हुई थी। उसी के साए में राम प्यारी कोई आध घंटे तक अपने दिल को ठंडक पहुँचाती रही। लम्हा ब लम्हा उसके दिल पर नशा तारी होता गया। जब वह उस कोठरी से निकली तो उसके दिल की हालत बदली हुई थी, जैसे किसी ने उस पर
सहर कर दिया हो। उसी वक्त दरवाजे से किसी आदमी ने आवाज़ दी। उसने फ़ौरन भंडारे का दरवाज़ा बंद किया और जाकर सदर दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो पड़ोसन छिनिया खड़ी 1 रुपया कर्ज मांग रही है। राम प्यारी ने बेरुखी से कहा, अभी तो 1 पैसा भी घर में नहीं है बहन, काम काज में सब खर्च हो गया। छिनिया हैरान रह गई। चौधरी के घर में इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है। यह यकीन करने की बात न थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है, उसका सारा असासा काम काज में सर्फ नहीं हो सकता। अगर शिवदास ने यह हीला किया होता तो उसे ताज्जुब न होता। राम प्यारी ने तो अपने सादा अखलाक के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की निगाहें बचाकर हमसायों को ज़रूरत की चीज़ें दे दिया करती थी। अभी कल ही उसने जानकी को सेर भर दूध दे दिया था, यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगे दे दिया करती थी। बखील शिवदास के घर में ऐसी सखी बहू का आना लोग अपनी खुशकिस्मती समझते थे। चनिया ने मुंतखिब होकर कहा, ऐसा न कहो बहन, बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। नहीं तो तुम जानती हो कि मेरी आदत कर्ज मांगने की नहीं है। लगान का 1 रुपया देना है। प्यादा दरवाजे पर खड़ा भगझक कर रहा है। रुपया दे दो तो किसी तरह मुसीबत टले। मैं आज के 8वें रोज़ आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन है घर है जहां मांगने जाऊं। राम प्यारी टस से मस न हुई। उसके जाते ही राम प्यारी शाम के खानों का इंतज़ाम करने लगी। पहले चावल दाल चुनना व बाल मालूम होता था और रसोई में जाना सूली पर चढ़ने से कम न था। कुछ देर दोनों बहनें में झोड़ होती। आखिर में शिवदास आकर कहता, आज क्या खाना न पकेगा। उस वक्त दोनों में से एक उठती और मोटे मोटे टिक्कर पकाकर रख देती, जैसे बैलों का रातिब हो। आज राम प्यारी तन मन से खाना पकाने के काम में लगी हुई है। अब वह घर की मालकिन है। उसने बाहर निकलकर देखा कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बूढ़े दादा दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि ज़रा झाड़ू दे डाले। अब क्या मैं इनसे इतना भी नहीं होता। दरवाज़ा ऐसा साफ़ होना चाहिए कि देखकर दिल खुश हो जाए, यह नहीं कि उबकाई आने लगे। अभी कह दूं तो तनक उठें। अच्छा, यह मुन्नी नांदे से अलग क्यों खड़ी है। उसने मुन्नी गाय के पास जाकर नांदे में झाँका। बदबू आ रही थी। ठीक है, मालूम होता है महीनों से पानी नहीं बदला गया। इस तरह से गाय रह चुकी, अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई, और किसी से क्या मतलब। हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है। दादा और दरवाजे पर बैठे चिल्लम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता कि 4 घड़े पानी नांद में डाल दें। मज़दूर रखा है, वह भी 3 कौड़ी का। खाने को 1.5 सेर, काम करने को नानी मरती है। आए तो पूछती हूँ कि नांद में पानी क्यों नहीं बदलता। रहना हो रहे या जाए, आदमी बहुत मिलेंगे। चारों तरफ तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे न रह गया। घड़ा उठाकर पानी लेने चली। शिवदास ने पुकारा, पानी क्या होगा बहू, नांद में पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नांद का पानी सड़ गया है। मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते हो कोस भर पर खड़ी है। शिवदास मुस्कुराया, दौड़कर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। तीसरा हिस्सा यहाँ शुरू होता है। कई महीने गुजर गए। प्यारी के अख्तियार में आकर जैसे इस घर में बहार आ गई। अंदर बाहर जहाँ देखिए एक लायक मुंतज़िम का सलीका, शुआरी पर सफाई पसंदी और खुश मजाकी के आसार नज़र आने लगे। प्यारी ने गृहस्थी की मशीन की ऐसी कुंजी कस दी कि सभी पुर्ज़े ठीक ठीक चलने लगी। खाना पहले से अच्छा मिलता और वक्त पर मिलता। दूध ज़्यादा होता, घी ज़्यादा होता। प्यारी न खुद आराम करती, न दूसरों को आराम करने देती है। घर में कुछ ऐसी बरकत आ गई है, जो चीज़ मांगो घर ही में निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी तंदुरुस्त नज़र आते हैं। अब वह पहले सी हालत नहीं है। कोई चथड़े लपेटे फिर रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई मुतर्रिद व फ़िक्रमंद है और परेशान है तो वह प्यारी है।
फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी के पहर रात गए उठना अच्छा नहीं मालूम होता। मेहनत से सब्जी चुराते हैं, फिर भी इतना सभी मानते हैं कि प्यारी न होती तो घर का काम न चले। और तो और अब दोनों बहनों में इतना मेल नहीं है। सुबह का वक्त है। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिया और बिगड़ कर बोली, ले कड़े भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और नरम लहजे में कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी तो ऐसे घिस नहीं गए हैं कि आज ही उतार कर फेंक दिए जाएं। दुलारी लड़ने के लिए तैयार होकर आई थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे। जोड़ जोड़ कर रखने में मज़ा आता है। प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ रखती हूँ तो तेरे ही लिए, मेरे कौन और बैठा हुआ है, या मैं सबसे ज़्यादा खा पहन लेती हूँ। मेरा बाजू बंद कब का टूटा पड़ा है। दुलारी ने कहा, तुम न खाओ पहनो, नेक नामी तो होती है तुम्हारी। यहाँ खाने और पहनने के सिवा और क्या है। मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती। मेरे कड़े आज ही बनने को भेज दो। प्यारी ने बिल्कुल मजाक के अंदाज में पूछा, रुपए न हो तो कहाँ से लाऊं। दुलारी ने चीख कर कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ। उसी तरह घर के सभी आदमी अपने अपने मौका पर प्यारी को दो चार सख्त व सुस्त सुना जाते थे और वह गरीब सबकी धूस हंस कर बर्दाश्त कर लेती थी। मालकिन का तो यह फ़र्ज़ है सबकी धूस बर्दाश्त कर ले और करे वही जिसमें घर की भलाई हो। मालिकाना जिम्मेदारी के एहसास पर तान व तंज और धमकी किसी चीज़ का असर न होता। उसका मालिकाना एहसास उन हमलों से और भी कभी हो जाता था। वह घर की मुंतजिमा है। सभी अपनी अपनी तकलीफ़ उसके सामने पेश करते हैं। जो कुछ वह करती है वही होता है। उसके इत्मीनान के लिए इतना काफ़ी था। गाँव में प्यारी की तारीफ़ होती, अभी उम्र ही क्या है, लेकिन तमाम घर को संभाले हुए है। चाहती तो दूसरा घर करके चैन करती। उस घर के वास्ते अपने को मिटा रही है। कभी किसी ने हंसती बोलती भी नहीं, किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट होगी। चंद रोज़ बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ गई। शाम हो गई थी। दुलारी और मथुरा दोनों खेत से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई। चटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई जाकर कोठरी में मथुरा को कड़े दिखाने लगी। प्यारी कोठरी के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर यह मंजर देखने लगी। उसकी आंखें अश्क आलूद हो गई। दुलारी उससे कुल 3 ही साल तो छोटी है, लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है। उसकी नज़रें गोया उस नज़र पर जम गई। मताहिलाना ज़िंदगी की वह हकीकी मसरत, उनकी वह मोहब्बत आ गई, महवियत, उनकी वह सरगोश खुशी। प्यारी की टकटकी सी बंध गई। यहाँ तक कि चिराग की धुंधली रोशनी में वह दोनों उसकी नज़र से गायब हो गए। उसे अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी का एक एक वाक़या निगाहों के सामने बार बार नई सूरत में सामने आने लगा। नागौहां शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, एक पैसा दे दो, तंबाकू मंगाऊं। प्यारी को का सिलसिला तसव्वुर शिकस्त हो गया। आंसू पोंछती हुई भंडारे में पैसा लेने चली गई। चौथा हिस्सा यहाँ शुरू होता है। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वह चाहती थी कि उसका घर गांव में सबसे खुशहाल समझा जाए और उसको उस हवस की कीमत देना पड़ती थी। कभी मकान की मरम्मत के लिए, कभी बैलों की नई जोड़ी खरीदने के लिए रुपए की ज़रूरत पड़ती रहती थी। और जब बहुत तोड़ जोड़ करने पर भी काम न चलता, वह अपनी कोई न कोई चीज़ निकाल देती और वह चीज़ एक बार हाथ से निकलकर फिर वापस न आती। वह चाहती तो उनमें से बहुत से खर्चों को टाल जाती, लेकिन जहाँ इज्जत की बात आ पड़ती वह दिल खोल कर खर्च करती थी। अगर गांव में हेटी होगी तो क्या बात रही, उसकी तो बदनामी होगी। दुलारी के बाप के पास भी गहने थे, एक दो चीज़ मथुरा के पास भी थी, लेकिन प्यारी उनकी दो चीज़ें न छूती। उनके खाने पीने के दिन में वह उस झगड़े में क्यों फंसी। दुलारी के लड़का पैदा हुआ तो प्यारी ने धूमधाम के साथ खुशी मनाने का इरादा किया।
शिवदास के उन्हें मुखालिफत की क्या फ़ायदा। जब भगवान की कृपा से ब्याह बारात का मौका आएगा तो धूमधाम कर ले। प्यारे का हौसला मंद दिल भला क्यों मानता। बोली, कैसी बात करते हो दादा, पहलौठी का लड़के के लिए भी धूमधाम न हुई तो कब होगी। दिल तो नहीं मानता, पर दुनिया क्या कहेगी। नाम बड़े दर्शन छोटे। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, अपना तुम तमाम सामान कर लूँगी, गहने की सर जाएगी और क्या। शिवदास ने फिक्रमंद होकर कहा, इस तरह एक रोज़ तार भी न बचेगा। कितना समझाया बेटा, भाई भावज किसी के नहीं होते। अपने पास दो चीज़ें रहेंगी तो सब मुँह तकेंगे, नहीं तो कोई सीधे मुँह बात भी न करेगा। प्यारी ने ऐसा मुँह बनाया गोया वह ऐसी बूढ़ी बातें बहुत सुन चुकी है। बोली, जो अपने हैं वह अपने हैं, वह बात भी न पूछें जब भी अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म मेरा साथ है, उनका धर्म उनके साथ है। मर जाऊंगी तो क्या सीने पर लाद के ले जाऊंगी। धूमधाम से लड़का पैदा होने की खुशी मनाई गई। बरह के रोज़ सारी बिरादरी का खाना हुआ, लोग खा पी कर चले गए तो प्यारी दिन भर की थकी मांदी आंगन में टाट का एक टुकड़ा डालकर कमर सीधी करने लगी। आँख लग गई। मथुरा उसी वक्त घर में आया। नवमौलूद बच्चे को देखने के लिए उसका दिल बेकरार हो रहा था। दुलारी जच्चा खाने से निकल चुकी थी। हमल की हालत में उसका जिस्म लागिर हो गया था, चेहरा भी उतर गया था, लेकिन आज चेहरे पर सेहत की सुर्खी छाई हुई थी। मादिराना गुरूर वनाज ने आशा में एक नई रूह पैदा कर दी थी। जच्चा खाने की एहतियात और मकवी चीज़ों के इस्तेमाल ने बदन को चिकना दिया था। मथुरा उसे आंगन में देखते ही करीब आ गया और एक बार प्यारी की तरफ देखकर और यह समझकर कि वह सो गई है, बच्चे को गोद में ले लिया और लगा उसका मुंह चूमने। आहट पाकर प्यारी की आँख खुल गई, लेकिन नींद के बहाने वह नीम बाज आँखों से यह पुरलुत्फ तमाशा देखने लगी। माँ और बाप दोनों बारी बारी से आहट पाकर प्यारी की आँख खुल गई, लेकिन नींद के बहाने वह नीम बाज आँखों से यह पुरलुत्फ तमाशा देखने लगी। माँ और बाप दोनों बारी बारी से बच्चे को चूमते और गले लगाते और उसके मुंह को तकते थे। कैसी पुरकैफ मसर्रत थी। प्यारी को तिश्ना तमन्ना एक आन के लिए मालिकाना हैसियत को भूल गई। जिस तरह लगाम से मुंह बंद, बोझ से लदा हुआ हाँकने वाले के घोड़े से तकलीफ ज़दा दौड़ते दौड़ते बेदम घोड़ा हिनहिनाहट की आवाज़ सुनकर कान खड़े कर लेता है, वह अपनी हालत को फरामोश करके एक दबी हुई हिनहिनाहट से उसका जवाब देता है। कुछ इस तरह की प्यारी की हालत होगी। उसके मादरियत जो पिंजरे में बंद खामोश बेजान पड़ी हुई थी, करीब से गुजरने वाली मादरियत के चेहरे से बेजार हो गई और तफक्कुरात के उस पिंजरे से निकलने के लिए बाजू फिरफिराने लगी। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। जिस तरह लगाम से मुंह बंद, बोझ से लदा हुआ हाँकने वाले के कोड़े से तकलीफ ज़दा दौड़ते दौड़ते बेदम घोड़ा हिनहिनाहट की आवाज़ सुनकर कान खड़े कर लेता है, वह अपनी हालत को फरामोश करके एक दबी हुई हिनहिनाहट से उसका जवाब देता है। कुछ इस तरह की प्यारी की हालत हो गई। उसके मादरियत जो पिंजरे में बंद खामोश बेजान पड़ी हुई थी, करीब से गुजरने वाली मादरियत के चहकार से बेदार हो गई और तफक्कुरात के उस पिंजरे से निकलने के लिए बाजू फड़फड़ाने लगी। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। दुलारी ने बच्चे को सीने से चिमटा कर कहा, हाँ है, क्यों नहीं। तुम्ही ने तो 9 महीने पेट में रखा है, मुसीबत तो मैंने भुगती, बाप कहलाने के लिए तुम आ गए। मथुरा ने कहा, मेरा लड़का ना होता तो मेरी सूरत का क्यों होता। सूरत व शक्ल सब मेरी सी है कि नहीं। दुलारी ने कहा, उससे क्या होता है। बीज बनिए के घर से आता है, खेत किसान का होता, पैदावार बनिए की नहीं होती, किसान की होती है। मथुरा ने कहा,
बातों में तुमसे कोई न जीतेगा। मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं दरवाजे पर बैठकर मज़े से हुक्का पिया करूँगा। दुलारी ने कहा, मेरा लड़का पढ़े लिखेगा, कोई बड़ा ओहदा हासिल करेगा, तुम्हारी तरह दिन भर बैल के पीछे न चलेगा। मालकिन से कहना है कल एक झूला बनवा दे। मथुरा ने कहा, अब बहुत सवेरे न उठा करना और कलेजा फाड़ कर काम भी न करना। दुलारी ने कहा, यह महारानी जीने देगी? मथुरा ने कहा, मुझे तो उस बेचारी पर तरस आता है, उसके कौन बैठा है, हम ही लोगों के लिए तो मरती है। भैया होते तो अब तक 2-3 लड़कों की माँ हो गई होती। प्यारी के गले में आंसू का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि उसके रोकने में उसका तमाम जिस्म काँप उठा। उसकी बेबसी का सूनापन किसी खौफनाक जानवर की तरह उसे निगलने लगा। तस्वीर उस बंजर ज़मीन में हरा भरा बाग लगाने लगा। यकायक शिवदास ने अंदर आकर कहा, बड़ी बहू क्या सो गई? बाजे वाले को अभी खाने को नहीं मिला, क्या कह दूँ? कुछ दिनों बाद शिवदास भी मर गया। उधर दुलारी के 2 बच्चे हुए। वह भी ज़्यादातर बच्चों की परवरिश पर दाख्त में रहने लगी। खेती का काम मज़दूरों पर आ गया। मथुरा मज़दूर तो अच्छा था मगर मुंतज़िम अच्छा न था। उसे आज़ादाना तौर पर काम करने का मौका न मिला था। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद को बाप की निगरानी में काम करने लगा। खेती का अंदाज़ भी नहीं जानता था। वही मज़दूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनती नहीं, खुशामद करने में होशियार होते थे। इसलिए अब प्यारी के 2-4 चक्कर खेत के भी लगाने पड़ते थे। कहने को तो वह भी अब भी मालकिन थी मगर हकीकत में घर भर की खिदमत गुजार थी। मज़दूर भी उससे तेवरियां बदलते। ज़मींदार का प्यादा भी उस पर धौंस जमाता। खाने में भी किफ़ायत करनी पड़ती। लड़कों को जितनी बार मांगे कुछ न कुछ चाहिए। दुलारी बच्चों वाली थी, उसे भी पूरी खुराक चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उस हक से उसे कौन छीन सकता। मज़दूर भला क्यों रियायत करने लगे। सारी कसर बेचारी प्यारी पर निकलती थी। उसकी एक ज़ात फाजिल थी, आधा ही पेट खाए। जब भी किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता था। 30 बरस की उम्र में उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर झुक गई, आँखों की रोशनी कम हो गई, मगर वह खुश थी। मालिक होने का एहसास उन तमाम ज़ख्मों पर मरहम का काम करता था। एक रोज़ मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने को जी चाहता है। यहाँ तो कमाई में कोई बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटियाँ चली जाती हैं, वह भी रो धोकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वह कहते हैं कि वहाँ 2-3 रुपये रोज़ की मजदूरी होती है। 4-5 साल में भी रह गया तो माला माल हो जाऊंगा। अब लड़के बाले हुए, उनके लिए तो कुछ न कुछ करना ही चाहिए। दुलारी ने तायद की। हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह राय सुनकर हैरान रह गई, उसका मुँह तकने लगी। उससे पहले उसकी उस तरह की बातचीत कभी नहीं हुई थी। उन्हें यह धुंस कैसे सवार हो गई। उसे शक हुआ, शायद मेरी वजह से यह ख्याल पैदा हुआ। बोली तो मैं तो जाने को न कहूँगी, आगे तुम्हारी जैसी खुशी हो। लड़के को पढ़ाने के लिखाने के लिए यहाँ भी स्कूल है, फिर क्या हमेशा ही ऐसा वक्त रहेगा? 2-3 साल में खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा ने कहा, इतने रोज़ खेती करते हो गए, जब अब तक न बनी तो अब क्या बनेगी? उसी तरह एक रोज़ चल देंगे, दिल की दिल ही में रह जाएगी। फिर अब हाथ पाँव भी तो थक रहे हैं, यह खेती कौन संभालेगा? लड़कों को इसी चक्की में जोत कर उनकी ज़िंदगी ख़राब करनी नहीं चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू भर कर कहा, भैया घर पर जब तक आदमी आधी मिले सारे के लिए न दौड़ना चाहिए। अगर मेरी तरफ से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में ले लो, मुझे एक टुकड़ा दे दो, पड़ी रहूँगी। मथुरा गलोगीर आवाज़ से बोला, भाभी ये तुम क्या कहती हो? तुम्हारे ही संभाले यह घर अब तक संभाला है, नहीं तो ख़त्म हो चुका होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपना जिस्म तक भुला डाला। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर संभल जाएगा।
तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, अगर ऐसा ही हुआ तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को ये कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन, यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़े लिखेंगे, बच्चों को बगैर वहाँ उनका जी भी न लगेगा, दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्च होगा उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं ही यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी। कुछ रोज़ ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यही ज़ाब्ता रहा तो जाने से फ़ायदा ही क्या। बोली, बहन तू चलती तो क्या बात थी, फिर यहाँ तो सारा कारोबार चौपट हो जाएगा, तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहोगी। रवानगी की तारीख से एक रोज़ पहले ही राम प्यारी ने रात भर जाग कर हलवा पूरी पकाई। जब से उसके घर में आई कभी तो एक रोज़ के लिए भी तन्हा रहने का इत्तेफाक नहीं हुआ। दोनों बहनें हमेशा साथ रहीं। आज उस हौलनाक मौका को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती थी कि मथुरा खुश है, लड़के बाहर जाने की खुशी में खाना पीना भूले हुए हैं, तो उसके जी में आता था कि वह भी उसी तरह बेगम रहे, मोहब्बत व हमदर्दी को पैरों से कुचल डाले। लेकिन वह मोहब्बत जिस गज़ा को खाकर पली थी उसे सामने से हटते जाते देख कर बेकरार होने से न रोक सकी। दुलारी तो उसी तरह बेफिक्र बैठी थी जैसे कोई मेला दिखाने जा रही थी। नई चीज़ों के देखने, नई दुनिया की सैर करने का शौक़ था, उसे दीवाना बना रखा था। प्यारी के सर अंजाम का बार था। धोबी के घर से सब कपड़े आए हैं या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफ़र खर्च के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरे को कई रोज़ से दस्त आ रहे थे। उन दोनों की दवाइयों को कूटना पीसना वगैरह सैकड़ों काम से उसे मसरूफ़ किए हुए थे। लावल्द होकर भी वह बच्चों की दाश्त व परदाख्त में दुलारी से होशियार थे। देखो, बच्चों को ज़्यादा मारना पीटना मत, मारने से बच्चे ज़िद्दी और बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी का बच्चा बन जाना पड़ता है, कभी उनके साथ खेलना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है। अगर तुम चाहो तो हम आराम से पड़े रहें और बच्चे चुपचाप बैठे रहें, हाथ पाँव ना हिलाएं तो ये नहीं हो सकता। बच्चे तो तबीयत के तेज़ होते हैं, उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। ढीले का एक खिलौना 1000 घुड़कियों से बढ़कर होता है। दुलारी उन हिदायतों को उस बेतवज्जही से सुन रही थी कि गोया कोई पागल बक रहा हो। रुखसत का रोज़ प्यारी के लिए इम्तिहान का दिन था। उसकी जी में आता था कि कहीं चली जाए ताकि वह मंजर न देखना पड़े। हाय, घड़ी भर में यह घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर घर में तन्हा पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी, किससे बोलेगी, यह सोचकर उसका दिल लरस जाता था। जो वक्त करीब आता था उसके हवास मुअत्तल होते जाते थे। वह काम करते करते जैसे खो जाती थी और टकटकी बांध कर किसी चीज़ की तरफ देखने लगती थी। कभी मौका पाकर तन्हाई में जाकर थोड़ा सा रो लेती थी। दिल को समझा रही थी कि यह लोग अपने होते तो क्या इस तरह जाते। यह माना कि नाता है, मगर किसी पर कोई जोर तो नहीं। दूसरे के लिए कितना ही मरो फिर भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कपड़े पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती थी तो रोने का सामू बनाकर हाथ छुड़ाकर भाग जाते थे। वह क्या जानती थी कि ऐसे मौक़ों पर अक्सर बच्चे भी ऐसे ही बेमुरवत हो जाते हैं। 10 बजे बजते बजते दरवाजे पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले ही से उस पर जा बैठे। गांव की कितने ही मर्द औरतें मिलने आई। प्यारी को उस वक्त उनका आना बुरा मालूम हो रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर तन्हाई में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी कि मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा अब दुनिया में मेरा कौन है। लेकिन गड़बड़ में उससे उन बातों का मौका न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ियों में जा बैठे और प्यारी दरवाजे पर खड़ी रोती रह गई। वह इतनी हवास बाख्ता थी कि उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने का भी होश न रहा।
छठा हिस्सा यहाँ शुरू होता है। कई रोज़ तक प्यारी बेहोश सी पड़ी रही, न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुँह धोया। उसका हलवाया जो जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुँह धो, हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। उस तरह की तसल्ली गांव की और औरतें भी देती थी, लेकिन उनकी तसल्ली में एक किस्म की बुग़्ज़ का अंदाज़ पाया जाता था और जोखू की आवाज़ में सच्ची हमदर्दी झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशाबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी, दो एक बार उसे निकाल भी चुकी थी, मगर मथुरा की सिफारिश पर फिर रख लिया था। आज भी जोखू की हमदर्दी भरी बातें सुनकर झुंझलाई। यह काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मगर अब झिड़कने को जी नहीं चाहता था। उस वक्त उसे हमदर्दी की ज़रूरत थी। फल कांटेदार दरख्त में भी मिलें तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। रफ्ता रफ्ता तबीयत बहलने लगी। ज़िंदगी का कारोबार जारी हुआ। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने राय दी कि एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, लेकिन प्यारी की वज़ादारी यूं ढोल पीट कर अपनी शिकस्त कबूल न कर सकी थी। तमाम काम साबिक की तरह चलने लगे। उधर मथुरा की ख़त व किताबत न करने से उसके जज्बात को और इश्तिहाल हुआ। वह समझता है कि मैं उसके भरोसे बैठी हूँ, यहाँ उसके खिलाने का भी दावा रखती हूँ। उसके भेजने से मुझे कोई ख़जाना मिल जाता। उसे अगर मेरी फ़िक्र नहीं है तो मैं उसकी कब परवाह करती हूँ। घर में तो अब कोई ज़्यादा काम रहा नहीं। प्यारी तमाम दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वह खूब फले और खूब बिके। पहले सब दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी के ख्यालात में भी एक अजीब इनकलाब पैदा हो गया। वह अब साफ़ सुथरे कपड़े पहनती, मांग चोटी की तरफ से भी इतनी बेतवज्जा न थी। जेवरों का भी शौक़ हुआ। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और खाने में भी एहतियात करने लगी। तालाब पहले खेतों के को सैराब करके खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियाँ बंद हो गई थीं। तालाब में पानी जमा होने लगा, उसमें हल्की हल्की लहरें भी थीं, खिले हुए कमल भी थे। एक रोज़ जोखू कुएं से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा। जोखू ने कहा, 4 क्यारियाँ बच रही थीं, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूँ। कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में जी लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सर पर सवार रहते थे वह हीले बहाने करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन कुएं पर पानी थोड़े ही रह सकती थी, इसलिए अब उसमें जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो गया। प्यारी ने पानी का लोटा रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुँह धो डालो। आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज ही होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और वह समझता था तारीफ होगी। यहाँ एतराज़ हुआ। चिढ़कर बोला, मालकिन तुम दाहिने बाएं दोनों तरफ चलती हो। जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो ऊंचे के खेत पड़े सूख रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ है। सवेरे मैं न पहुंचा तो कोई और आकर डट जाता है, फिर हफ्ता भर तक राह देखनी पड़ती है। तब तक सब ऊख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सादगी पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ी ही रही हूँ। मैं तो कहती हूँ जान रखकर काम न कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू ने कहा, कौन बीमार पड़ जाएगा। 20 बरस से कभी सर तक तो नहीं दुखा, आइंदा की नहीं जानता। कहो रात भर काम करता रहूं। प्यारी ने कहा, मैं क्या जानूं, तुम्हें आए दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे बुखार आ गया है, पेट में दर्द था। जोखू झेपा और बोला, वह बातें जब थीं जब मालिक लोग चाहते थे उसे पीस डालें। अब तो जानता हूँ मेरे ही सर है, मैं न करूँगा तो चौपट हो जाएगा। प्यारी ने कहा, मैं क्या देखभाल नहीं करती। जोखू, तुम बहुत करोगी तो 2 वक्त चली जाओगी, तमाम दिन तो वहाँ बैठी तो नहीं रह सकती। प्यारी को उसके खलास भरी बातों ने फरेफ्ता कर लिया। बोली, इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, ब्याह क्यों नहीं कर लेते।
जोखू ने मुँह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं, ब्याह कर लो। से 1.25 सेर खाता हूँ, एक वक्त पूरा 1.25 सेर, दोनों वक्त के लिए 2.5 सेर चाहिए। प्यारी ने कहा, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखूँ कितना खाते हो। जोखू ने गलोगीर आवाज़ में कहा, नहीं मालकिन, तुम पकाते पकाते थक जाओगी। हाँ आध सेर की 2 रोटियां पका दो तो खा लो। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा गूँथ कर 2 रोट बना लेता हूँ और ऊपर से सेक लेता हूँ। कभी मीठे से कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ रहता हूँ। प्यारी ने कहा, मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू ने कहा, तब तो सारी रात खाते ही गुजर जाएगी। प्यारी बको मत, जल्दी आकर बैठ जाओ। जोखू ने कहा, ज़रा बैलों को चारा पानी देता आऊँ तो बैठूँ। 7वां हिस्सा यहाँ शुरू होता है और यह आखिरी हिस्सा है। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई ज़रूरत नहीं है, झड़ी लग जाएगी तो खेत डूब जाएंगे, बारिश रुक जाए तो खेत सूख जाए, जवार बाजरा सन अरहर तो हैं, धान न सही। जोखू ने अपने कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के ज़माने में 5 बीघे से कम नहीं रोपा जाता था। बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी हर साल थोड़े बहुत रोपे। तो क्या मैं सबसे गया गुजरा हूँ? मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। तब घर के 2 जवान काम करने वाले थे। मैं तन्हा उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों न करूँगा? चल झूठा कहीं का, कहता तो 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आधे सेर में ही रह गया। किसी रोज़ तो तोलो तो मालूम हो, तोला है बड़े खाने वाले। मैं कह देती हूँ धान न रोपो, मज़दूर मिलेंगे नहीं, तुम्हें हलकान होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं हलकान होऊंगा, यह बदन किस रोज़ काम आएगा? प्यारी ने उसके कंधे से फावड़ा ले लिया और बोली, पहर रात तक ताल में रहोगे ना, मेरा दिल घबराएगा। जोखू को दिल से के घबराने का तजुर्बा न था। कोई काम न हो तो आदमी पड़कर सो रहे, दिल क्यों घबराएगा? बोला, जी घबराए तो सो रहना, मैं घर रहूँगा तब। और जी घबराएगा, मैं बेकार बैठता हूँ तब मुझे बार बार खाने की सूझती है। बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा कल जाना, आज बैठो। जोखू ने गोया मजबूर होकर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने तमस्खुर के अंदाज में पूछा, कहना क्या है? मैं तुमसे पूछती हूँ, आज ब्याह क्यों नहीं कर डालते? मैं अकेली मरा करती हूँ, तब क्या 1 से 2 तो हो जाएंगे। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बात छेड़ दी मालकिन, किससे ब्याह करूँ? मैं ऐसी जोरू लेकर क्या करूँगा जो गहने के लिए जान खाती रहे। प्यारी ने कहा, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहना ना चाहती हो। जोखू ने कहा, यह मैं थोड़ा ही कहता हूँ कि गहना ना मांगे, हाँ मेरे जान ना खाए। तुमने तो कभी गहने के लिए जिद नहीं की, बल्कि अपने गहने दूसरों को दे दिए। प्यारे के रुखसार पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो जोखू? मैं कहने लगूँगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारे की आंखों में शर्म के एक लहर दौड़ गई। बोली, बिगड़ने की बात होगी तो ज़रूर बिगड़ूंगी जोखू, तो मैं न कहूँगा। प्यारी ने पीछे की तरफ ढकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहलाकर छोड़ूंगी। जोखू ने कहा, अच्छा तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही लजाने वाली हो, ऐसी ही बातचीत में होशियार हो, ऐसी ही अच्छा खाना पकाती हो, ऐसी ही किफ़ायतशुआर हो, ऐसी ही हंसमुख हो, बस ऐसी मूरत मिलेगी तो ब्याह करूँगा, नहीं तो उसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारे का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। पीछे हट कर बोली, तुम बड़े दिल लगी बाज हो। अफसाना मालकिन यहाँ ख़त्म होता है।